हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज के क्लास में हम एनसीईआरटी के सभी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन और साथ ही साथ इंटैक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आपका चैप्टर जो है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 6 एनसीईआरटी में एक सवाल है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ़ क्यों किया जाता है? तो बेटे, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक लेयर होती है, ऑक्साइड लेयर या कार्बोनेट लेयर। इस ऑक्साइड लेयर और कार्बोनेट लेयर को हटाना ज़रूरी होता है, इसलिए सैंड पेपर से इसको रिमूव करना ज़रूरी है। इसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट की लेयर होती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO और मैग्नीशियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है MgCO3। तो ये दोनों लेयर जो हैं इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है। अगला सवाल है, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। यहाँ पे आप एक चीज़ जान लीजिए, जब भी कोई गैस हो, अब कौन कौन सी गैस हो सकती हैं उनके नाम आप सुन लीजिए। अगर हाइड्रोजन गैस होगी, मैं आपको बता देता हूँ, अगर हाइड्रोजन गैस होती है तो उसका सिंबल है H2। अगर क्लोरीन गैस होती है तो उसका सिंबल होता है Cl2। अगर ब्रोमीन गैस है तो उसका सिंबल होगा Br2। अगर ऑक्सीजन कोई गैस है तो उसका सिंबल होगा O2। नाइट्रोजन है तो उसका सिंबल होगा N2। मतलब कि जो भी गैस हैं उनको हम हमेशा 2 करके लिखेंगे, मतलब H2 Cl2, उनकी जो एटोमिसिटी है वो 2 होगी। तो इसी तरीके से इस सवाल में जैसे कि आप देखेंगे क्या दिया हुआ है, इस सवाल में दिया हुआ राइट द बैलेंस इक्वेशन। सबसे पहले तो आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन का मतलब है, यहाँ पर हाइड्रोजन का मतलब होगा H2 और क्लोरीन का मतलब होगा Cl2। तो जब आप लिखेंगे H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए आपको मात्र राइट हैंड पे 2 लगाना पड़ेगा, ताकि लेफ्ट हैंड में 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको राइट हैंड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये रिएक्शन पूरी जो है आपकी बैलेंस हो जाएगी। अगला रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो आपको इन सब के लिए पहले आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, या आपको इनका चार्ज भी याद है तो आप फॉर्मूला बना सकते हैं। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 होल थ्राइस। जब इसको हम रिएक्ट करेंगे तो बनेगा बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड में जो बेरियम है, लेफ्ट हैंड में जो बेरियम है वो 1 है और राइट हैंड में बेरियम 1 है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड में क्लोरीन 2 है और राइट हैंड में क्लोरीन 3 है। तो ये 3 और 2 को बैलेंस करने के लिए जो 2 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो 3 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसलिए बेरियम क्लोराइड को 3 से और एल्यूमिनियम क्लोराइड को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसके बाद जो यहाँ पे जो सल्फेट है वो 3 है और यहाँ पे सल्फेट है वो 1 है। इस सल्फेट को 3 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसके साथ ही साथ यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 1 है, तो इस 1 को 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगला रिएक्शन है सोडियम। तो सोडियम क्या होता है? सोडियम होता है Na, और Na को अगर रिएक्ट करेंगे वाटर से तो Na रिएक्ट करता है वाटर से और क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है इसलिए इसको एल्कली मेटल कहा जाता है। एल्कली ऐसे मेटल होते हैं जो कि पानी के अंदर डिजॉल्व होके बेस बनाते हैं, तो ये एक एल्कली मेटल है। तो जब सोडियम वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, जो गैस हैं वो अकेली एग्जिस्ट नहीं करती, इसलिए वो एटोमिसिटी उनकी 2 होती है। तो हाइड्रोजन को H ना लिख के आप H2 लिखिए, क्योंकि ये गैस है। पता क्या चलेगा गैस है? जब हाइड्रोजन लिखा हुआ है तो ये गैस ही मानी जाएगी, और अगर हाइड्राइड लिखा हुआ है तो अनायन माना जाएगा। तो यहाँ पे ये हाइड्राइड नहीं लिखा, ये लिखा है हाइड्रोजन, इसका मतलब ये एक गैस है। चलिए आगे चलते हैं।
राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इक्वेशन भी लिखनी है और उनका स्टेट सिंबल का मतलब वो सॉलिड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है या गैस फॉर्म में है, ये सब लिखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड। जो बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन होता है, अगर इन्होंने पहले लिख दिया कि सॉल्यूशन, इसका मतलब वो सॉल्यूशन जो है वाटर के अंदर ही होगा सॉल्यूशन, ठीक है। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, देखो वाटर लिखा भी है, अगर नहीं भी लिखा सॉल्यूशन लिखा है तो हमें समझ जाना है कि वो एक्वा सॉल्यूशन होगा, यानी कि वो सॉल्यूशन को पानी में घोला गया है। टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इनसॉल्युबल का मतलब है कि वो पानी में घुला नहीं है, इसका मतलब है वो सॉलिड यानी प्रेसिपिटेट बना हुआ है। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। क्योंकि ये सॉल्यूशन है इसलिए यहाँ पे एक्वस आ गया, ये भी सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस आ गया। ये क्योंकि इनसॉल्युबल है इसलिए इनसॉल्युबल को हम क्या लिखेंगे, सॉलिड, इसलिए सॉलिड आ गया। और लास्ट में जो सोडियम क्लोराइड है वो क्या है, सॉल्यूशन, इसलिए वो भी एक्वस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट विद हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है इन वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, अगर वाटर में सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा तो लिखेंगे एक्वा सॉल्यूशन विद हाइड्रोजन क्लोरिक एसिड। जो भी एसिड होगा वो हमेशा वाटर के अंदर ही डिजॉल्व होगा, इसलिए यहाँ पे लिखा है HCl एक्वस फॉर्म में, ठीक है बेटे। और उसके बाद लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड एक्वस ही बनेगा। एंड वाटर, वाटर लिक्विड है, वाटर को एक्वस नहीं बोलेंगे क्योंकि वाटर को किसी के अंदर घोला नहीं गया है, वाटर जो है वो एक लिक्विड फॉर्म में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 10, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सब्सटेंस है जिसको वाइट वॉशिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। तो वाइट वॉशिंग में आपको पता होगा कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको हम हिंदी में चूना भी कहते हैं, बिना बुझा हुआ चूना, जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये बन जाता है स्लेक्ड लाइम, और स्लेक्ड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं। तो नेम द सब्सटेंस एक्स, तो उस सब्सटेंस एक्स का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका केमिकल फॉर्मूला होगा CaO, और जब इस CaO को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट, ठीक है बेटे। तो ये सवाल समझ में आया आपको। तो यहाँ पे सवाल था कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट द फॉर्मूला, तो सब्सटेंस एक्स का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड एंड राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस एक्स विद वाटर, तो वाटर के साथ रिएक्शन हमने लिख दी है। नेक्स्ट, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7, जो आपकी NCERT की बुक में एक्टिविटी नंबर 1.7 है, जिसमें कि हमने वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया था। तो हम क्या देखेंगे, जो वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड और कैथोड, एनोड पे और कैथोड पे, एनोड पे जो गैस डिपॉजिट हुई थी उसका नाम था हाइड्रोजन, और कैथोड पे जो गैस डिपॉजिट हुई थी उसका नाम था ऑक्सीजन। तो आप देखेंगे जो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम था वो 2 था और ऑक्सीजन का वॉल्यूम था वो 1 था, ठीक है। क्योंकि स्टोइशियोमेट्री के अनुसार, मतलब कि जब रिएक्शन को बैलेंस करते हैं उसके अनुसार हम देखेंगे कि जो वाटर जो होता है, वाटर को लिखेंगे तो जब 2 मोल ऑफ वाटर होते हैं वो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन और 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन क्रिएट करते हैं। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट होता है वो ऑक्सीजन के अमाउंट से डबल होता है, यानी कि जो उसकी हाइड्रोजन की वॉल्यूम होती है वो ऑक्सीजन के वॉल्यूम से डबल होती है। इसलिए हमें हमेशा एनोड पर हाइड्रोजन डबल मिलता है, ठीक है, और कैथोड पे मिलती है ऑक्सीजन, माफ़ कीजिए, कैथोड पर हाइड्रोजन मिलता है और एनोड पर ऑक्सीजन मिलती है। तो एनोड पर जो ऑक्सीजन होगा उसका वॉल्यूम हमेशा 1 होगा, और जो कैथोड पर जो हाइड्रोजन होगा उस पर हमेशा वॉल्यूम डबल होगा, ठीक है बेटे। अगला सवाल है, वाई डज द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन आयरन नेल इज डिप। क्या सवाल है कि जब आयरन नेल को डिप किया गया, अब आयरन नेल का फॉर्मूला Fe, जब Fe को डिप किया गया कॉपर सल्फेट में तो इसका कलर क्यों चेंज हो गया। आपको पता होना चाहिए कि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है।
अब जब कॉपर सल्फेट में हम आयरन डालेंगे, क्योंकि हमें पता है आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसलिए वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद बना लेगा कॉपर, खुद कॉपर को हटा के खुद बनाएगा आयरन सल्फेट, जिस वजह से उस सॉल्यूशन का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पढ़ के देखिए, आयरन इज more reactive than copper. When iron nail is placed in the blue copper sulfate solution, iron displaces copper to form light green ferrous sulfate. Hence the blue color is fades, ठीक है बेटे, blue color fades to pale green, and the reaction is given by Fe plus copper sulfate gives FeSO4, जो कि FeSO4 का कलर कैसा होता है, FeSO4 का कलर होता है लाइट ग्रीन। ठीक है, तो ये एक सवाल है। सवाल अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पेज नंबर 13 पर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन एक्टिविटी 1.10। अब एक्टिविटी 1.10 में क्या रिएक्शन दी है, यहाँ पर रिएक्शन दी है सोडियम सल्फेट एंड बेरियम क्लोराइड। तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के अलावा और कौन सी एक्टिविटी है, तो आप देखेंगे कि एक्टिविटी नंबर जो 2 है उसमें लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड की रिएक्शन दी हुई है, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन लेड नाइट्रेट रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड इट फॉर्म्स लेड आयोडाइड, जो कि येलो कलर का पीपीटी होता है, और पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो आप इसके बारे में भी लिख सकते हैं। एक्चुअली बुक में 2 ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, एक सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड और दूसरी है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। ये दोनों रिएक्शन आप लिख सकते हैं, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस बीइंग रिड्यूस। कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। एक्टिविटी नंबर 1.2 की बात कर रहा था मैं। एक्टिविटी नंबर 1.2 में था कि पोटेशियम आयोडाइड व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट when lead nitrate reacted with potassium iodide it gives a blue color yellow color precipitate lead iodide, और साथ ही साथ हमें मिलता है पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये एक्टिविटी 1.2 है। तो पिछले सवाल में पूछा गया था कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताइए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के अलावा। तो हम लिखेंगे एक्टिविटी नंबर 1.2 में जो रिएक्शन है लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, और ये हमें देता है लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और साथ ही साथ पोटेशियम नाइट्राइड। ठीक है बेटे, तो अगले सवाल की बात करते हैं। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस डेट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड सब्सटेंस डेट आर रिड्यूस इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन में पहले आप ये समझिए कि एक तो बात हो रही है कि कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपको अलग अलग पहचानने की ज़रूरत नहीं है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ और कौन रिड्यूस हुआ। आप कोई एक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर में आप देखेंगे कि जो सोडियम है और ऑक्सीजन है, तो सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई। ठीक है, सोडियम के साथ ऑक्सीजन ऐड हो गई, तो सोडियम हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, सोडियम हो गया ऑक्सीडाइज, तो सोडियम के साथ लिख दीजिए कि सोडियम हो गया ऑक्सीडाइज। अब बचा ऑक्सीजन, तो इसको आप लिख दीजिए रिड्यूस। मतलब कि एक सब्सटेंस को आप आइडेंटिफाई कीजिए कि सोडियम हो गया ऑक्सीडाइज, तो दूसरा सब्सटेंस अपने आप ही रिड्यूस माना जाएगा। ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको एक आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। तो इस केस में सोडियम हो रहा है ऑक्सीडाइज और ऑक्सीजन हो रहा है रिड्यूस। ठीक है, देखिए सोडियम इज ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस, बस इतना लिखना है आपको, तो आंसर आ जाएगा सोडियम इज ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस। दूसरे केस में कॉपर ऑक्साइड। अब आप कॉपर ऑक्साइड को देखिए, कॉपर ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर में। तो कॉपर ऑक्साइड कॉपर में कन्वर्ट हो गया, तो हम कह सकते हैं देखिए कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया कॉपर में, तो कॉपर में से ऑक्सीजन निकल गई, यानी कि कॉपर हो गया रिड्यूस और जो हाइड्रोजन है वो हो गया ऑक्सीडाइज। तो
H2 हुआ है ऑक्सीडाइज और CuO हुआ है रिड्यूस। हमेशा एक और चीज़ ध्यान रखिए कि जो भी आप लिखते हैं ऑक्सीडाइज और रिड्यूस, ये किसके बारे में बात होती है? ऑक्सीडाइज और रिड्यूस बात होती है रिएक्टेंट के बारे में, ना कि प्रोडक्ट के बारे में। आपको प्रोडक्ट नहीं देखना है, आपको सिर्फ रिएक्टेंट देखना है, और रिएक्टेंट को देखने के बाद आपको बताना है कि कौन ऑक्सीडाइज हुआ है और कौन रिड्यूस हुआ है। ठीक है बेटे। अगली स्टेटमेंट है विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। हमें बताना है कि इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना, अगर आप रिएक्शन को ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कीजिए कि जो PbO है, PbO बदल रहा है Pb में, इसका मतलब इसके अंदर से ऑक्सीजन निकल रही है, तो PbO हो रहा है रिड्यूस, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो PbO का हो रहा है रिडक्शन और कार्बन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो बस आपको इन्हीं दो ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चेक करना है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको सही ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे कि PbO क्या हो रहा है? रिड्यूस। तो क्या PbO रिड्यूस हो रहा है? तो आप देखेंगे डी ऑप्शन में PbO रिड्यूस हो रहा है, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। इसके अलावा लेड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड रिड्यूस हो रहा है? ये गलत लिखा है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है? ये भी गलत लिखा है। कार्बन इज ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्या कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है? कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है, बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस, क्या लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रही है? बिल्कुल सही। तो ये लास्ट की दो स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी और डी। लेकिन इस सवाल में पूछा गया था इनकरेक्ट बताइए, तो इनकरेक्ट है ए एंड बी। तो मैंने ए एंड बी पे कट लगाया, क्रॉस लगाया, तो आंसर है ए एंड बी। तो ऑप्शन ए एंड बी, तो ए एंड बी जो है वो इनकरेक्ट है। हमें सिर्फ इनकरेक्ट बताना था, ना कि करेक्ट। तो चलिए आगे चलते हैं। इसी तरीके से इस रिएक्शन में जो Fe2O3 है, Fe2O3 के बारे में हमें बताना है। Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट होके ये रिएक्शन जो एग्जाम्पल है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आप देखेंगे जो एल्यूमिनियम जो ज़्यादा रिएक्टिव है उसने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। जब कोई एक रिएक्टिव मेटल अपने से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करता है तो उसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये एग्जाम्पल माना जाएगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। ठीक है, तो इसका आंसर है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एक ही ऑप्शन सही है। क्या है कॉम्बिनेशन है? नहीं, कॉम्बिनेशन में तो क्या होता है, दो मेटल आपस में कंबाइन होते हैं, तो इसमें दो मेटल आपस में कंबाइन नहीं हो रहे हैं। मेटल मतलब एलिमेंट। और दूसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है, डीकम्पोजिशन भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट, ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं हम लोग। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और हमें केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए? अब एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? मतलब कि जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट जब इक्वल होते हैं तो उसको हम कहते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है तो वो समझिए। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ना तो मास का निर्माण होता है, ना ही मास नष्ट होता है। इसलिए हमें किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो इक्वल यानी कि बैलेंस करने की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें इस स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन। तो आपको पता है कि कोई भी गैस है उसको 2 के फॉर्म में लिखते हैं, मतलब कि उसके अंदर 2 लिख देते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजन गैस। ठीक है बेटे, क्या लिखा है? हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हम लिख सकते हैं H2 + N2 गिव्स 2NH3। और बैलेंस करेंगे लेफ्ट हैंड में, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ईजी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट,
हाइड्रोजन सल्फाइड। अब हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, H2S, रिएक्ट विद एयर, एयर क्या होता है, ऑक्सीजन, गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड गिव्स वाटर H2O। ठीक है, तो 2H2S प्लस 3 ऑक्सीजन गिव्स 2 वाटर एंड 3 SO2। नेक्स्ट रिएक्शन है बेरियम क्लोराइड, ये शायद हम पढ़ चुके हैं। बेरियम क्लोराइड विद एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट, तो ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, ये भी सेम रिएक्शन है, वहाँ पे सोडियम था, यहाँ पे पोटेशियम है, तो पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब वाटर के साथ रिएक्शन करता है पोटेशियम तो काफ़ी रिएक्टिव होता है, तो ये बनाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। आप जल्दी से बैलेंस करते जाइए। यहाँ पे है HNO3, यहाँ पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे है कैल्शियम नाइट्रेट एंड यहाँ वाटर। तो आपको चेक करना है कि क्या ये बैलेंस है या नहीं है। जब बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे नाइट्रेट है 1, यहाँ पे नाइट्रेट हैं 2, इसलिए लेफ्ट हैंड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नाइट्रेट हो जाएंगे 2। और आप देखेंगे कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने हैं, लेफ्ट में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं 2 और 2 4, तो इस वाटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। नेक्स्ट है NaOH प्लस H2SO4। जब NaOH और H2SO4 को बैलेंस करेंगे तो ये एक एसिड बेस की रिएक्शन है। NaOH एक बेस होता है, H2SO4 एक एसिड होता है, तो ये बनाएगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर, लेकिन ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो सोडियम सल्फेट है उसमें हम देखेंगे 2 सोडियम है और यहाँ पे 1 सोडियम है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। और साथ ही साथ वाटर मॉलिक्यूल को भी बैलेंस कर देंगे क्योंकि यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। ये वाली रिएक्शन NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स AgCl एंड NaNO3, ये ऑलरेडी बैलेंस है। नेक्स्ट, बेरियम क्लोराइड एंड H2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट एंड HCl। यहाँ क्लोरीन जो है आप देखेंगे बैलेंस नहीं है, तो इनको बैलेंस करेंगे। यहाँ पे लेफ्ट हैंड में क्लोरीन 2 है, राइट हैंड में क्लोरीन 1 है, तो इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिएक्शन जो है बैलेंस हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखनी है। अब क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और ये हमने शायद पढ़ी हुई है। ठीक है ना बेटे, एल्यूमिनियम का फॉर्मूला क्या होता है Al, और कॉपर क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है CuCl2। जब इन दोनों को हम लिखेंगे तो क्या आएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। अब अगर आप इनको बैलेंस करना चाहते हैं तो देखो इस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं हम लोग। सबसे पहले आप लिखिए एल्यूमिनियम, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे कितना एल्यूमिनियम है, 1। यहाँ पे क्या है, कॉपर क्लोराइड। क्योंकि अगर आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, तो जो 3 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और जो 2 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है ना, सबसे पहले तो एक चीज़ ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है तो इस एल्यूमिनियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉपर है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है K2SO4। जब ये रिएक्ट करता है तो बनता है BaSO4, बेरियम सल्फेट। ठीक है ना, इनसॉल्यूबल बनता है। तो बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला KCl। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, ठीक है, इसको देखिए। सबसे पहले आप देखेंगे ये BaCl2 है और ये K2SO4 है। यहाँ पे क्लोरीन 2 है और यहाँ पर भी क्लोरीन 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। तो इसलिए KCl को किससे मल्टीप्लाई किया गया, 2 से। साथ ही साथ यहाँ पे 2K है तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पे सल्फेट 1 है, यहाँ पर भी सल्फेट 1 है, यहाँ पे बेरियम 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, तो बाकी तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। अगला रिएक्शन, ये अगला क्वेश्चन।
राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन। पेपर में टाइप ऑफ रिएक्शन पूछी जाती है कि टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए। तो सबसे पहले बैलेंस करने से ज़्यादा आपको टाइप ऑफ रिएक्शन पे फोकस करना है। यहाँ पे लिखा है पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड रिएक्ट विद पोटेशियम आयोडाइड एंड बेरियम ब्रोमाइड, क्योंकि ये आयन एक्सचेंज हुए हैं। अगर आप इसमें एक खास बात देखेंगे, इसमें क्या हुआ, आयन एक्सचेंज हुए हैं। ठीक है, आयन एक्सचेंज हुए हैं। देखते हैं कैसे पता लगाते हैं। पहले बेरियम पोटेशियम के पास था, अब बेरियम ब्रोमीन बेरियम के पास चला गया, और यहाँ पे आयोडीन बेरियम के पास था, अब आयोडीन पोटेशियम के साथ चला गया, क्योंकि आयोडीन जो है वो पोटेशियम के साथ गया है और ब्रोमीन जो है वो बेरियम के साथ गया है। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयन हुआ है। ऐसे रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ठीक है बेटे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ऐसी रिएक्शन जहाँ से हीट रिलीज होती है उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एग्जांपल है मीथेन गैस को बर्न करना, ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल है। और दूसरा है एंडोथर्मिक, ऐसी रिएक्शन जिनमें हीट एब्जॉर्ब होती है उसको कहते हैं हम एंडोथर्मिक, जैसे कि डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये दिस इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन को एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है? रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बोला जाता है, सॉरी मैंने पहले एंडो बोल दिया। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद जो भोजन होता है यानी खाना होता है उसके अंदर ग्लूकोज होता है। जब हम ग्लूकोज को इंटेक करते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से, जब ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। क्योंकि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है इसलिए ये रिएक्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है बेटे, आगे चलते हैं। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन। तो इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होके दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बोथ रिएक्शन आर एग्जैक्ट अपोजिट टू ईच अदर, हैंस दीज रिएक्शन आर कॉल्ड अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ द डिकम्पोजिशन। अब इसमें इंपॉर्टेंट सवाल क्या है कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमें लिखनी है जहाँ पे हमें एनर्जी जो है वो हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में और इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में देनी है। ठीक है बेटे, तो ये देखिए हीट के फॉर्म में जो हम एनर्जी देते हैं वो है कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन या लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में जो हम हीट देते हैं वो वाटर को हीट देते हैं इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में एनर्जी, तो वाटर कंपोज होता है। और लाइट के फॉर्म में हम देते हैं सिल्वर क्लोराइड को, जो हम हीट करते हैं तो वो सिल्वर और Cl2 में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सवाल पूछा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, राइट इक्वेशन फॉर ईच रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस पूछा है। तो सबसे पहले जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे कि आयरन डिस्प्लेस करता है कॉपर सल्फेट में से कॉपर को। जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो कंपाउंड के आयन क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में इन दोनों कंपाउंड ने अपने आयन एक्सचेंज किए हैं। तो इन रिएक्शन को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला सवाल है इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, ये कह रहे हैं सिल्वर को अगर रिफाइन करना है फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट बाई कॉपर मेटल। अब इसकी रिएक्शन लिखनी है तो सबसे पहले सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला लिखना है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3 और AgNO3 में अगर हम कॉपर डाल देंगे तो बन जाएगा Ag अलग हो जाएगा और कॉपर नाइट्रेट बन जाएगा। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, आप इससे अच्छा है कि आप यहाँ देख लें। कॉपर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है CuNO3 और सिल्वर जो है अलग हो जाता है। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, एक्सप्लेन बाई गिविंग एग्जाम्पल। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन जिसमें कि इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म होता है जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। एग्जाम्पल है सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट। जो बेरियम सल्फेट है वो एक प्रेसिपिटेट है। ठीक है बेटे, अगला क्वेश्चन है कि हमें ये बताना है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है।
एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, या तो हमें गेन करना है या तो लॉस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि गेन और लॉस के टर्म में हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाना है। तो हम एक रिएक्शन ले सकते हैं कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स CuO, तो इसमें ऑक्सीजन का गेन हुआ इसलिए ये है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन अगर हम कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे तो ये बन जाएगा कॉपर प्लस H2O, इसमें ऑक्सीजन रिलीज हो रही है और इस वाले रिएक्शन में कॉपर ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो पहले वाले में ऑक्सीजन ऐड हो रही है इसलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दूसरे वाले में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है इसलिए रिडक्शन। लेकिन आप ठीक है, इतना समझ में आ गया। वैसे मैं कुछ और भी बताने वाला था, वो मैं ये बताने वाला था कि जो पहली रिएक्शन है इसमें कॉपर के ऊपर एक ब्लैक कोटिंग चढ़ जाती है, जबकि दूसरे रिएक्शन में जो ब्लैक कोटिंग है वो जो है हट जाती है, इसलिए कॉपर जो है फिर से रेडिश ब्राउन दिखाई देने लग जाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो इसलिए हम बात नहीं करते। नेक्स्ट है अ शाइनी ब्राउन कलर। देखिए जो सवाल की मैं बात कर रहा था वही आ गया कि एक शाइनी ब्राउन कलर सब्सटेंस है जिसको हीट करने पे वो ब्लैक हो जाता है। तो आपको पता होगा कि कॉपर को जब हम हीट करते हैं तो ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर चढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जब हम फिर से हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो वो फिर से रेडिश ब्राउन कलर का दिखाई देने लग जाता है। अब हम अपने अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं लगभग कि वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन द आयरन आर्टिकल। आयरन आर्टिकल पे हम पेंट क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि जो आयरन के आर्टिकल होते हैं उनको हमें मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए, ताकि उन पर कोरोजन ना लग जाए, इसलिए हम उनके ऊपर पेंट वगैरह लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश विद नाइट्रोजन। ये सवाल तो बार बार पूछा जाता है कि जो नाइट्रोजन जो है वो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? तो इसका आंसर है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो चिप्स के साथ ऑक्सीडाइज होता है और चिप्स के स्वाद को बेकार कर देता है, इसलिए ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जो चिप्स के पैकेट है उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फ्लश की जाती है, ताकि रेंसिडिटी को रोका जा सके, बैड स्मेल को रोका जा सके और उनके टेस्ट को ख़राब होने से बचाया जा सके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म विद वन एग्जाम्पल। अब इसमें एक्सप्लेन करना है तो देखते हैं क्या एक्सप्लेन करना है। पहला है कोरोजन और दूसरा है रेंसिडिटी। कोरोजन का मतलब क्या है? आप डेफिनेशन याद कर लीजिए कि कोरोजन का मतलब है ग्रेजुअल डिग्रेडेशन ऑफ मेटल सरफेस व्हेन अटैक बाय द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन एंड एसिड। जब किसी मेटल के सरफेस के ऊपर कोई मॉइस्चर या ऑक्सीजन या एसिड का अटैक होता है तो वो जो मेटल्स है उसको हम कहते हैं कि भाई ये मेटल कोरोड हो गया, वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लग जाता है। जैसे कि हम आयरन के ऊपर रस्टिंग देखते हैं, जैसे कि हम कॉपर के ऊपर देखते हैं और जैसे कि हम सिल्वर के ऊपर देखते हैं, ठीक है। ये रस्टिंग के एग्जाम्पल हैं या कोरोजन के एग्जाम्पल हैं। दूसरा है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है? जब फैट या ऑयल की चीज़ें लंबे समय तक हम रखते हैं तो उनकी या तो स्मेल या तो उनका कलर, ठीक है, या उनका टेस्ट जो चेंज हो जाता है ड्यू टू ऑक्सीडेशन। दिस इज कॉल्ड रेंसिडिटी, ठीक है बेटे। एंड दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर। तो अगर आपको कुछ और भी डाउट पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आज की वीडियो के लिए थैंक यू।